हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का SPM की ऑनलाइन क्लासों में। पढ़ते हैं अपन 9th क्लास साइंस बायो वाला पोर्शन, चैप्टर नंबर 7 बायो का, उसका के पोर्शंस। इसमें हमने लास्ट 2 क्लास थी इसकी पहले वाली, उस वीडियो में हमने पढ़ा था एवीज के बारे में, पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का जो आज है वो मैमलिया वर्ग है। मैमलिया, इसे स्तनी वर्ग या स्तनधारी भी कहते हैं। ये इसके 2 नाम हैं। मैमलिया का हिंदी अर्थ है स्तनी वर्ग या स्तनधारी वर्ग कह सकते हैं, यानी ऐसे एनिमल जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जिनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। याद रखना, स्तन ग्रंथियों से क्या निकलता है? दुग्ध निकलता है, मिल्क निकलता है। यानी ऐसे प्राणी जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं और अपने संतान को दूध पिलाते हैं, वे स्तनधारी कहलाते हैं। और वे जो उसका वर्ग है वो मैमेलिया। वास्तव में कौन सा है? कोर्डेट्स का पोर्शन है ना। कोर्डेट्स के अंदर मैमेलिया को हम पढ़ने जा रहे हैं। स्तनधारी प्राणी जिसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो अपने संतान को दूध पिलाते हैं। इस प्रकार से ये क्लास आपकी रहेगी। इसके कुछ लक्षणों की हम बात कर रहे हैं कि मैमेलिया वर्ग है, उसके क्या क्या मुख्य लक्षण हो सकते हैं। तो अच्छे से आप नोट करते रहिए। पहला लक्षण, जंतु है वो हर जगह पाए जाते हैं। इनके जंतु हैं वो जल में भी होंगे, वो थल में भी होंगे, वो नभ में भी होंगे, है ना। वायु में, मिट्टी में और आसमान में, हर जगह आपको मिलेंगे। वाटर में भी मिलेंगे। तो जंतु हैं वो जल, थल व नभ सभी स्थान कह सकते हो ना। सभी आवासों में आपको इसके एनिमल देखने को मिलते हैं। दूसरा लक्षण, जंतुओं का जो शरीर है वो डिवाइड रहता है किस में? सिर, गर्दन, धड़, पूंछ। सब में होती है पूंछ, जरूर नहीं मनुष्य में नहीं है। बंदर है, इसी का एनिमल है। जो कर्ण पल्लव है या बाह्य कर्ण, कान जो बाहर की ओर होते हैं, अंदर होते हैं बहुत सारे एनिमल में, लेकिन इस वर्ग के जंतु में कान बाहर की ओर, इसको कर्ण पल्लव, बाहर वाला पोर्शन कर्ण पल्लव है, उपस्थित होता है। पैर होते हैं 2 जोड़ी, कुछ में रूपांतरित हो जाते हैं। हाथ में जैसे मनुष्य है ना, 2 जोड़ी पैर, हम इसको जनरली मान सकते हैं। हम जंतुओं के शरीर की जो त्वचा है मोटी होती है और जल विरोधी। जैसे हमारी त्वचा ही ले लो, हमारी त्वचा मोटी होती है। त्वचा के अंदर यहाँ से पानी डालेंगे तो क्या शरीर के अंदर जाएगा पानी? नहीं। तो त्वचा के अंदर से पानी नहीं जाता। त्वचा क्या होती है? जल विरोधी। त्वचा पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि श्वेत ग्रंथियां, या कई प्रकार के, जैसे कि पसीना निकलता है, वो भी प्रकार की ग्लैंड्स हैं। बहुत सारे प्रकार की श्वेत ग्रंथियां भी त्वचा पर पाई जाती हैं। दिख तो रहा है ठीक अच्छे से? ठीक है, ये इसके कुछ मेन फीचर्स हो गए। इसको आप नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में और इसके फीचर्स की जानकारी लेते हैं। तो मोबाइल को आप बीच में पॉज करके फिर ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इसको लिख लिया करो, फिर प्ले कर लिया करो।
जरूरी नहीं कि सारे के सारे वे ना वो दूध पिलाते हों, कुछ अंडे भी देते हैं, अंड परजक, और उसके आधार पर भी। तो डिटेल में पढ़ेंगे पूरा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा साथ साथ में ध्यान देना। स्तन ग्रंथियां की बात हो गई ना। स्तन ग्रंथियां होती हैं जिससे शिशु को क्या पिलाता है? दूध। दूध पिलाया जाता है। हमारी बात ही कर लो चाहे इसमें गाय है, भेड़ है, भैंस है, बकरी है, ये सारे जानवर क्या है? मेमेलिया वर्ग के प्राणी, ये सब अपने संतानों को दूध पिलाते हैं। दांत की बात करें तो दांत गर्त दंती होते हैं, यानी अंदर धंसे होते हैं। हमारे दांत अलग अलग प्रकार के अंदर धंसे होते हैं। एक नाम और मैं यहाँ पर लिखूंगा, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या है कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं। जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं हमारे अंदर, वो दूध के दांत होते हैं ना, वो चले जाते हैं। और दूसरी बार जो दांत आते हैं वो पक्के दांत आते हैं, स्थायी दांत कहते हैं उनको। तो जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इसे द्विबार दंती भी कहते हैं। गर्त दंती यानी अंदर धंसे होते हैं दांत। जबड़े पाए जाते हैं। जबड़े उपस्थित होते हैं। संवेदी अंग सारे, यानी गर्मी सर्दी इनका एहसास होने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। त्वचा हमारी संवेदी होती है। इसके अलावा सारे तंत्र, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन, सारे तंत्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अच्छा, गुदा व मूत्र मार्ग अलग अलग, ठीक है ना, यानी मल और मूत्र अलग अलग जगह से त्यागे जाते हैं। है ना, लेटरिन के लिए अलग जगह होती है, पेशाब करने के लिए अलग जगह होती है। सीधी भाषा में कहूँ तो, यदि आप ऐसे नहीं समझे तो, मल और मूत्र का त्याग करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाकर आगे के लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको नीचे खिसका, थोड़ा इसको पीछे दिख रहा है अब तो। इनको मिटा देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। और इसकी यदि हम बात करें तो हृदय, चार कोष्ठी होता है। दो अलिंद और 2 नीले होते हैं। रक्त लाल होगा। बिकोज आरबीसी होती है। केंद्रक वाली, केंद्रकहीन, केंद्रक नहीं होता। केंद्रकहीन का मतलब केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ये चीज़ हृदय की बात हो गई। उत्सर्जन के लिए वृक्क लगे रहते हैं। किडनी जिसको कह सकते हैं, वृक्क द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। फेफड़े पाए जाते हैं। और उत्सर्जन किस चीज़ का करते हैं?
यूरिया का। फेफड़े विकसित क्या काम करते हैं? O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालने का काम फेफड़े होते हैं। सारे प्राणी एक लिंगी। एक लिंगी जनन होगा वो लैंगिक। जनन कैसा होगा? लैंगिक होगा। एक लिंगी प्राणी होते हैं। जनन यदि लैंगिक होता है तो निषेचन आंतरिक यानी माँ के गर्भाशय में, अंडवाहिनी में कह सकते हैं। निषेचन क्या होगा? आंतरिक। परिवर्धन मोस्टली प्रत्यक्ष। कुछ में क्या होगा? अप्रत्यक्ष। जंतु अंडे दे, मतलब जंतु क्या है? दो प्रकार के हो सकते हैं जंतु, जरायुज और दूसरे हैं अंडज। अंडे देने वाले और संतान उत्पन्न करने वाले। और ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। लेकिन याद रखना, अंडे देते हैं लेकिन अंडे से भी जो जीव निकलता है उसे दूध पिलाते हैं। स्तनधारी का मतलब सारे स्तन ग्रंथियां होते हैं, दूध पिलाते हैं। तो अंडे देने वाले थोड़ा डिफरेंट है ना, बट ये अंडे देंगे, अंडे से क्या निकलेगा? जीव निकलेगा, उसको दूध पिलाएंगे। जैसे कंगारू है, उसमें भी इसकी थैली होती है जिसे मार्सुपियम कहते हैं। कंगारू का जो बच्चा होता है ना वो अविकसित होता है। कंगारू कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर है ना कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये। तो कंगारू के आगे थैली होती है जिसे थैली को मार्सुपियम कहते हैं, याद रखना। तो कंगारू की थैली को क्या कहते हैं? मार्सुपियम। तो इसका जो अपरिपक्व बच्चा होता है उसको वो थैली में डाल लेता है, फिर उस थैली से बाहर बाद में आता है जब वो परिपक्व हो जाता है तो थैली को क्या कहते हैं? मार्सुपियम। तो कुछ अजब से लक्षण हैं। तो अंडज और जरायुज दोनों होते हैं। संतान सीधी उत्पन्न करेंगे, जैसे हम गाय भैंस भेड़ बकरी सीधी संतान उत्पन्न करते हैं, सीधा दूध पिलाते हैं, वो जरायुज। अंडज क्या होते हैं? अंडे देते हैं और अंडे से जीव निकलेगा, ये होते हैं अंडज। खैर वहाँ यहाँ पर बात कंगारू की होगी, तो कंगारू में जो थैली होती है उसे मार्सुपियम कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से नोट करनी है, नोट करो इनको। फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। कुछ और लक्षणों की हम चर्चा करेंगे। तापमान सदैव समान शरीर का, इसलिए समतापी होते हैं। तापमान इनका सदैव क्या रहता है? समान रहता है। बॉडी का टेम्परेचर इनका कभी बदलता नहीं है। और यदि बात करें इसके अलावा कुछ और, तो मिथुन अंग, मिथुन के लिए अंग होते हैं, जैसे कि सीसन है ना मनुष्य में, मूत्र मार्ग कह सकते हैं, पेनिस उपस्थित होता है। माँ के गर्भाशय में अपरा, अपरा को अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा उपस्थित होती है। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। प्लेसेंटा का कार्य, प्लेसेंटा का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। याद रखना प्लेसेंटा क्या है। तो बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक
9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में, 9 महीने जो गर्भकाल है वो सब में अलग अलग होता है। बकरी में 5-6 महीने का होता है, भैंस में गाय में 9-10 महीने का होता है, कुछ जानवरों में महीने 2 महीने का होता है, मनुष्य के अंदर जो महिलाएं होती हैं उसमें 9 महीने का होता है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ में उसको भोजन चाहिए, उसको पोषण चाहिए, वो कहाँ से मिलता है? गर्भाशय में एक चीज़ संरचना होती है जिसे कहते हैं अप्रा या प्लेसेंटा, उसी से बच्चे को क्या मिलता है? पोषण। और इसी के कारण ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? जरायुज, विविपेरस। ठीक है ना, जरायुज क्यों कहते हैं? क्योंकि अप्रा पाई जाती है गर्भाशय के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखना है इसका। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12। सब में मस्तिष्क होता है विकसित, इसलिए सब में नॉलेज होता है। गाय भैंस भेड़ बकरी सब समझदार होती है ना, जितना उसमें नॉलेज की पावर की बात की जाए वो। एक गुण और, पैतृक रक्षण। ये एवीज का भी लक्षण था और इनका भी है। पैतृक रक्षण का मतलब आपको यदि याद मैंने बताया था तो ये होता है कि अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी हालत में बचाना, ये पैतृक रक्षण कहलाता है। जब इनके अंडों को, जब इनके जानवरों को कोई मारता है ना तो इनका भी दर्द होता है। जैसे कि हमारे कोई बच्चों को, अपने भाई बहन को, माता पिता को कोई मारे तो हमें दर्द होता है, हम उनको बचाने का प्रयास करते हैं, यही पैतृक रक्षण है। तो ये गुण सब में पाया जाता है। गाय के बच्चे को आप मारिए, गाय आपको मारेगी। भैंस के बच्चे को आप मारिए, भैंस शायद आपको मारेगी, है ना। तो ये इसमें होती है। भेड़ के बच्चे को, बकरी के बच्चे को या मनुष्य के बच्चे को यदि कोई मारता है तो अपने परिवार की रक्षा करने का इसमें गुण होता है, इसे पैतृक रक्षण कहते हैं। या अपने वंश को बचाने की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बड़े कैरेक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर को आप लिस्ट वाइज अच्छे से एटलिस्ट बना लीजिए, इसके अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। अब देखो मेमेलिया का वर्गीकरण यदि हम पढ़ें कि मेमेलिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होगा प्रोटोथीरिया, एक है प्रोटोथीरिया और दूसरा होगा थीरिया। प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया के जो एनिमल्स हैं वो क्या देते हैं? अंडे देने वाले, ठीक है। और ये हैं संतान उत्पन्न करने वाले, यानी बेसिक सी बात है, ये जरायुज हैं, ठीक है। और ये क्या है? अंडज है। ये इनमें मेन डिफरेंस है। यदि बड़े डिफरेंस की बात करें तो अंडज और इसके अंदर ये डिफरेंस है। इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, थीरिया को। एक होगा मेटाथीरिया, दूसरा है यूथीरिया। इसको भी देखो फर्दर और 2 भागों में बांटा है। मेटाथीरिया के जो प्राणी होते हैं वो एक बार दंती हैं और बाकी सारे द्विबार दंती हैं। तो मेटाथीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है कंगारू, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सब इसके एग्जाम्पल की बात करो, सबसे पहला मानव, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊंट, है ना, ये बिल्ली, टाइगर, चीता,
शेर, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसके हम दे सकते हैं। हाथी, बंदर, ये इसके एनिमल्स हैं। यानी सारे के सारे क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये इसका सामान्य क्लासिफिकेशन हो गया। बहुत सारे प्राणी इसके अंदर रह जाते हैं। आपका राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है पशु, चिंकारा, हिरण या हरिण जो भी कहते हैं ना, और नीलगाय, भालू, बहुत एनिमल आते हैं इसके अंदर। तो मोटा मोटी तौर पर ये आप लिख लीजिए, अंडा कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण, अंडे देने वाले अंडज हैं, इन्हें ओविपेरस कहते हैं। ये नोट करो बेटा, फिर इसके आर्थिक महत्व की चर्चा करें। केवल आपके अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बताया, बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंस आपके तो सिलेबस में है भी नहीं। खैर कोई नहीं, तो मैं इसको भी रफ किए दे रहा हूँ। चलो अब हम क्या पढ़ें इसके अंदर, अब इसका आर्थिक महत्व पढ़ें। आर्थिक महत्व की बात करें, नंबर 1, खेती में आपको सबको पता है कि बैल, ऊंट ये हल जोतने में काम आते हैं ना। आजकल तो वर्तमान में तो लोग काम में नहीं लेते, लेकिन हल चलाने के काम आते थे ना, हल चलाते थे। बैल है, ऊंट से खेती में बहुत सारे इनके एनिमल हैं वो काम में आते हैं, बैल जैसे ऊंट है। और आवागमन में भी दूसरा, आवागमन में कैसे आते थे, आवागमन में ऊंट है तो ऊंट गाड़ी, बैल से क्या है, बैलगाड़ी, घोड़ा, इस पर लोग सवार होकर जाते हैं ना, घोड़े पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर लोग एक गांव से दूसरे गांव में पहले जाते थे ना, हाथी की सवारी करते थे राजा महाराजा, बैल की सवारी, ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी। तो ये आवागमन एक स्थान से, जो आजकल तो बस हैं, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं, सब हैं, लेकिन पहले जो आवागमन का काम आता था ना, इन्हीं जानवरों से होता था। तो आवागमन में भी काम आते हैं। शिकार एवं क्रीड़ा, शिकार, राजा महाराजा इनका शिकार करते थे। क्रीड़ा का मतलब खेल, एक प्रकार का खेल भी है ना, ऊंट दौड़ होती है, आज भी होती है, घोड़ों की दौड़ होती है, घुड़दौड़ या घुड़सवार जो भी हैं, कुत्तों की भी दौड़ होती है, कुत्ता भी यहीं से है, बंदर है, बिल्ली है। तो लोगों के मनोरंजन का साधन भी है जो शिकार और क्रीड़ा में भी काम आते हैं। औषधि के क्षेत्र में बहुत सारे एनिमल हैं जिससे दवा बनाई जाती है, दवा बनती है, औषधि के क्षेत्र में भी है। और इसके अलावा हाथी दांत, कस्तूरी और हाथी दांत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। दो, कस्तूरी जो हिरण उसकी नाभि में होती है, अच्छी सुगंध आती है। तो कस्तूरी में अच्छी सुगंध होती है ना, जैसे कि रामायण यदि आपने सुनी है थोड़ी बहुत, तो आपको पता है कि रावण है वो एक स्वर्ण मृग बनकर आया था, उसकी कस्तूरी में अच्छी नाभि थी, नाभि में अच्छा कस्तूरी थी जिसकी सुगंध है वो सीता को अच्छी लगी। तो सीता ने श्री राम से कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए, तो वहीं से वो कहानी शुरू होती है। तो कस्तूरी है, हाथी दांत है, चमकीले होते हैं, लोग सजावट के तौर पर अपने घर में भी रखते हैं। व्यापारिक दृष्टि से सबको पता है व्यापारिक धंधा करना, हम क्या करते हैं, गाय रखते हैं, उसके बच्चे को बेच देते हैं, भैंस रखते हैं, कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, धंधा हुआ ना। बकरी रखते हैं, उसके बच्चों को बेचते हैं, बकरी का दूध बेचते हैं, गाय भैंसों का दूध बेचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो व्यापार करने के लिए। तो इसमें कोई एक चीज़ है तो बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ का, ऊँट का, बकरी का, इनके दूध हैं वो बेचे जाते हैं। अब यह देखिए, इसके अलावा देखो बिल्ली है, घर में लोग पालते हैं, हाथी है, शेर है, बंदर है। तो कितने एनिमल्स हैं जिसका हम धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, प्रयोगशाला में भी काम आते हैं।
तो ये कुछ एनिमल्स हैं, इनका कुछ रूप है वो प्रयोगशाला में बच्चों को पढ़ाने के भी काम आएगा, ये आता ही है। तो इसके बहुत आर्थिक महत्व है, कोई एक आर्थिक महत्व हो तो बताएं, बहुत ज़्यादा इनके आर्थिक महत्व होते हैं। हानिकारक महत्व है, चलो जो चर्चा का विषय है वो हानिकारक महत्व है। नुकसान क्या पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादा आर्थिक महत्व में लाभदायक महत्व ज़्यादा है, नुकसानदायक उतने हैं नहीं। जैसे यदि नुकसानदायक की बात करें, नुकसानदायक की बात करें तो जैसे कि चूहा है, वो खेत में फसल को काटता है, खेत में फसल को काट देगा चूहा, ये नुकसानदायक है। नील गाय, जिसे रोजड़ा कहते हो ना, हरिण, ये भी फसल को क्या करते हैं, आवारा पशु जो होते हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, कुछ शिकार भी कर लेते हैं, जैसे एक शेर है, वो यदि कोई जंगल में आदमी चला गया तो उसको मार कर खा लेता है, तो ये कुछ नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था वो मैमेलिया जो था, जो स्तनधारी वर्ग है, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो आप स्तनधारी जो वर्ग है कोर्डेटा का, उसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे की क्लासों में, बड़ी क्लासों में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। फिलहाल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप इनको अच्छे से बनाइए, समझिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है बेटा, अच्छे से नोट्स बनाओ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।